नमस्कार, मैं रवीश कुमार। दिल्ली भारत में चालान की राजधानी बनती जा रही है। यहां अभी तक कुल 3,92,370 लोग ही कोरोना से संक्रमित हुए हैं, मगर चालान कटा है 4,83,575। यह भी सिर्फ दिल्ली पुलिस का आंकड़ा है। दिल्ली सरकार भी अलग से टीम बनाकर चालान कटवा रही है। एक कमाल और है, चालान के आंकड़ों को देखेंगे तो पता चलेगा कि यहां सामाजिक दूरी का पालन तो हो रहा है, मगर लोग मास्क नहीं पहन रहे हैं। तभी तो सामाजिक दूरी का पालन ना करने का चालान बहुत कम कटा है और मास्क ना पहनने का चालान 5 लाख होने जा रहा है। 1 नवंबर तक दिल्ली में 4,83,000 से अधिक लोगों पर जुर्माना लगाया गया। इनसे 22 करोड़ से अधिक की राशि वसूली गई है। एक तरफ दिल्ली में बसों में सारी सीटों पर लोगों के बैठने की अनुमति हो चुकी है, यानी सामाजिक दूरी की वहां कोई संभावना हो ही नहीं सकती। तो फिर सामाजिक दूरी का पालन न करने पर चालान क्यों काट रहे हैं? दिल्ली पुलिस ने अभी तक 34,000 से अधिक ऐसे चालान काटे हैं जिन्होंने सामाजिक दूरी का पालन नहीं किया है। दिल्ली वालों ने थूकना भी लगता है कम कर दिया है, क्योंकि थूकने के मामले में अभी तक 3,186 चालान ही कटे हैं। तो थूकने और सामाजिक दूरी के पालन के मामले में दिल्ली में लगता है कि भयंकर सुधार सा हो गया है। अब सिर्फ मास्क पहनना बाकी रह गया है। दिल्ली पुलिस ने 1 नवंबर तक मास्क न पहनने पर 4,46,128 लोगों के चालान काटे हैं। पुलिस ने जरूरतमंदों को मास्क भी दिया है। अभी तक 3,82,055 लोगों को मास्क दिया गया है। क्या इतनी बड़ी संख्या में लोग जरूरतमंद थे? तो सोचिए कि यह जुर्माना किस लिए लग रहा है। इसके बाद भी दिल्ली में 5 दिनों से हर दिन 5,000 से अधिक नए मामले सामने आ रहे हैं। लोग ठीक भी हो रहे हैं। पिछले 24 घंटे में पॉजिटिविटी रेट 12.69% हो गया। 24 घंटों में दिल्ली में 51 लोगों की मौत हुई है कोविड से। यही नहीं, राष्ट्रीय स्तर पर टेस्टिंग के आंकड़े भी कम दिखाई देने लगे हैं। एक समय एक दिन में 15 लाख टेस्ट हुआ करते थे, अब 10 से 11 लाख ही होते हैं। टेस्ट कम होने से भी मामलों की संख्या कम हो जाती होगी। 22-23 अक्टूबर तक भारत में रोजाना 14 लाख टेस्ट हो रहे थे। 2 नवंबर के डेटा के हिसाब से देश में 8.5 लाख टेस्ट हुए हैं। 10 दिन में 6 लाख टेस्ट कम किए गए। भारत भर में अभी तक 82,29,313 से अधिक लोग संक्रमित हो चुके हैं। 75 लाख से अधिक लोग ठीक भी हुए हैं और 1,22,607 लोगों की मौत हो चुकी है कोरोना से। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज सुबह ट्वीट किया कि कोरोना से बचाव हेतु मास्क की अनिवार्यता को लेकर कानून बनाने वाला देश भर में राजस्थान पहला राज्य होगा, क्योंकि कोरोना से बचाव के लिए मास्क ही वैक्सीन है और यही बचाव करेगा। प्रदेश में चल रहे कोरोना के विरुद्ध जन आंदोलन के साथ ही सरकार आज कानून बनाकर मास्क को अनिवार्य करने जा रही है। राजस्थान विधानसभा में यह विधेयक पेश किया जा चुका है, राजस्थान महामारी अधिनियम 2020 के नाम से। इसमें कहा गया है कि लोक स्थान, लोक परिवहन, निजी परिवहन, कार्यस्थल या किसी सामाजिक, राजनीतिक, आम समारोह या जमाव में ऐसे व्यक्ति के आवागमन को प्रतिषिद्ध करना जिसका अपना मुंह और नाक फेस मास्क या फेस कवर से समुचित रूप से ढका हुआ नहीं है। विधेयक के उद्देश्य में लिखा है कि दुनिया भर के विशेषज्ञ मानते हैं कि मास्क का उपयोग कोविड के फैलाव को काबू करने में बड़े पैमाने पर मदद कर सकता है और लाखों जीवन बचा सकता है, मगर यह नहीं बताया गया है कि लाखों जानें बचाने के लिए लोगों को यह मास्क क्या सरकार अपने खर्चे से देगी? मास्क नहीं पहनने पर क्या सजा होगी, इसका भी जिक्र नहीं है। कौन से मास्क लीगल होंगे? सर्जिकल, N95, कपड़े या किसी और मटेरियल के? कुछ मास्क 3-4 बार से ज्यादा नहीं पहने जा सकते। स्वास्थ्य एजेंसियां कहती हैं कि N95 मास्क को आम जन ना खरीदें, क्योंकि वो स्वास्थ्य कर्मचारियों के लिए ज्यादा जरूरी है। विशेषज्ञ ये भी कहते हैं कि बिना एयर वेंट का मास्क पहना जाए, ताकि आप जो सांस छोड़ें वो भी फिल्टर होकर निकले। प्रधानमंत्री तो गमछा पहन लेते हैं। क्या गमछा और दुपट्टा मास्क के बेहतर विकल्प हो सकते हैं? ऐसा गमछा भी चल जाता है, लेकिन ये लगातार होना चाहिए। सवाल कीमत का भी है। मास्क की क्या कीमत होगी? क्या मास्क को सब्सिडी दी जाएगी या मुफ्त दिए जाएंगे?
स्वास्थ्य मंत्रालय ने अप्रैल में घर पर मास्क बनाने के लिए 15 पन्ने की एडवाइजरी जारी की थी। सोचिए, अगर गमछा लपेट लेने को फेस कवर माना जा सकता है तो 15 पन्ने की गाइडलाइन का क्या मतलब। आप अमेरिका के सीडीसी की वेबसाइट पर चेक कीजिए, मास्क पर लंबी चौड़ी गाइडलाइन है। मास्क को किस तरह से पहना जाना चाहिए इसका विस्तार से ब्यौरा मिलेगा। क्या सिर्फ कानून बना देना काफी होगा? अगर एक राज्य मास्क को पहनने पर विधेयक टेबल कर रहा है, पेश कर रहा है, तो बाकी राज्य और केंद्र क्या कर रहे हैं? N95 मास्क है, उसकी प्रोटेक्शन कैपेसिटी जो हम कहते हैं वो 95% तक होती है। ज़्यादातर ये मास्क उन्हीं मेडिकल प्रोफेशंस का द्वारा यूज किया जाता है जो कि डायरेक्ट कांटेक्ट में होते हैं कोविड पेशेंट या दूसरी इन्फेक्शियस डिजीज़ के वायरस इन्फेक्शियस डिजीज़ पेशेंट के। आम पब्लिक के लिए कौन से मास्क होने चाहिए, उसमें हम कपड़े के मास्क का उपयोग कर सकते हैं जिसकी की प्रोटेक्शन कैपेसिटी 70% जनरली मानी जाती है। चालान का चलन बढ़ता जा रहा है। हमारे सहयोगी अजय सिंह ने बताया कि वाराणसी में 2,38,000 से अधिक चालान कटे हैं। मास्क ना पहनने पर पुलिस ने लोगों से 15 लाख से अधिक का जुर्माना वसूला है। लगता है इस वक्त सरकार की निश्चित कमाई हो चुकी है। अगर आपको मास्क नहीं पहनना हो और सामाजिक दूरी का पालन ना करना हो और जुर्माना भी नहीं देना हो तो आप तुरंत बिहार चले जाइए। वहां अब किसी चीज का पालन नहीं हो रहा है, अब इसकी संभावना भी नहीं है, बल्कि अब बिहार को लेकर ग्लोबल प्रयोग होना चाहिए कि आखिर इस राज्य में ऐसा क्या है कि कोरोना को लेकर तमाम लापरवाही के बाद भी यहां कोरोना की संख्या दिल्ली से भी कम है, जहां इतने नियम कानून हैं। सोचिए, चुनाव बिहार में हो रहे हैं, वहां कोई नियम कानून नहीं है, लेकिन कोरोना का केस नहीं बढ़ रहा है। चुनाव अमेरिका में भी हो रहे हैं, वहां भी रैली हो रही है, लेकिन वहां केस बढ़ रहे हैं, सिर्फ बिहार में नहीं बढ़ रहे हैं। ट्रंप और उनका परिवार संक्रमित हुआ, लेकिन ट्रंप जल्दी ही चुनाव प्रचार में जाने लगे, ठीक सुशील मोदी की तरह। संक्रमित होने के 10वें दिन के बाद से ही प्रचार करने लगे। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की एक रिपोर्ट आई है जिसमें 18 ऐसी काउंटीज का विश्लेषण किया गया है जहां 20 जून से 30 सितंबर के बीच राष्ट्रपति ट्रंप ने चुनावी रैली की है। इस रिपोर्ट के अनुसार इन 18 काउंटीज में ट्रंप की रैलियों के बाद कोरोना के 30,000 नए मामले आ गए और मरने वालों की संख्या 700 से बढ़ गई। बिहार में अच्छा है, इस तरह की स्टडी ही नहीं होती, बल्कि वहां यूनिवर्सिटी का हाल आप जानते ही हैं। ना स्टडी होती है, ना रिपोर्ट आती है कि इतनी भयंकर रैलियों के बाद बिहार में कोरोना फैला या नहीं फैला। अमेरिका में कोविड के दुनिया के सबसे अधिक मामले हैं, 94 लाख से भी ज्यादा। किसी और देश में कोविड से इतनी मौत भी नहीं हुई है जितनी अमेरिका में, 2,36,000 से अधिक। तो कोरोना ने नए सिरे से दुनिया को ग्लोबल बना दिया है, सिर्फ बिहार को छोड़कर। बिहार अपने आप में ग्लोबल है, कोरोना मुक्त हो चुका है। अमेरिकी चुनावों का हाल भी आपको लेना चाहिए। यहां 3 तारीख को मतदान होगा, लेकिन उसके पहले से ही वोट डालने की प्रक्रिया यहां शुरू हो चुकी थी और कई दिनों से मतदान हो रहा था। भारत की तरह 2-3 चरणों में यहां मतदान नहीं होता। अमेरिका में अब तक 9 करोड़ 30 लाख से अधिक मत डाले जा चुके हैं। 2016 के चुनाव में जितने वोट पड़े थे उसके 2/3 से अधिक वोट अभी ही दिए जा चुके हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हारने की खबर से हिंसा की आशंका बढ़ गई है। वॉशिंगटन से लेकर कई शहरों में दुकानों, मॉल में शीशे की दीवारों की जगह लकड़ी की दीवारें लगाई जाने लगी हैं। यह अमेरिका है जहां यह आशंका जताई जा रही है कि हारने पर ट्रंप के समर्थक तोड़फोड़ करेंगे। जहां पूंजीवाद ने दुकानों के आगे की दीवारों को गिरा दिया था और ग्लास विंडो लगा दिए थे, वहां अब फिर से मोटी दीवारों का चलन आ रहा है। आक्रामक राजनीति ने समर्थकों के व्यवहार को इस तरह से बदल दिया है कि अब हार और जीत के बाद लोग अपना घर और दुकान बचाने की सोच रहे हैं। समाज इतना बट गया है कि ट्रंप खुद समर्थकों से कह रहे हैं कि वे मतदान केंद्रों पर पहरा दें। राष्ट्रपति को ही अपने सिस्टम पर भरोसा नहीं रहा। भारत में भी ईवीएम पर अविश्वास ऐसा बढ़ा है कि अब कई जगहों पर चुनाव के बाद पहरा शुरू हो जाता है। यही नहीं, व्हाइट हाउस के चारों तरफ ऐसी दीवारें बनाई जा रही हैं जिस पर कोई चढ़ ना सके। जुलाई महीने में नस्ल भेद के खिलाफ हुई हिंसा से व्हाइट हाउस तक महफूज नहीं रह सका। पहले पर्यटक इसके करीब जाकर कोई भी देख सकता था, लेकिन अब इसे किले में बदला जाने लगा है। शहर की पुलिस इस बात की तैयारी कर रही है कि सड़कों के अलावा मतदान केंद्रों पर हिंसा ना होने लग जाए। ऐसा ना हो कि बूथ लूटने की घटना इस बार अमेरिका से वापस भारत आए और वहां शुरू हो जाए।
बहुत मुश्किल से बंदूक के दम पर बूथ लूटने की घटना की भारत से विदाई हुई थी। जानकारों का कहना है कि एक तरफ धुर दक्षिणपंथी मिलिशिया है तो दूसरी तरफ नस्ल भेद के खिलाफ लोग आक्रामक तरीके से एकजुट हैं। अमेरिका की सड़कें असुरक्षित होने लगी हैं जैसे 60 और 70 के दशक में हुआ करती थीं। एक महीने पहले वहां मिशिगन प्रांत के गवर्नर को अगवा करने की कोशिश हुई थी। हमारे साथ अविनाश कल्ला हैं, अमेरिकी चुनाव कवर कर रहे हैं। 17,000 किलोमीटर की यात्रा कर अलग अलग शहरों में गए हैं और अमेरिकी जनता से मिलकर आए हैं। 3 नवंबर के बाद से अमेरिका कैसे बदलेगा, इस पर सबकी निगाह है। अविनाश, बहुत बहुत स्वागत है। हम यही जानना चाहते हैं कि वॉशिंगटन और कई दूसरे शहरों में दुकानों के आगे लकड़ी की दीवारें लगाई जा रही हैं, हिंसा की आशंका है। ध्रुवीकरण तो कई देशों में है, लेकिन अमेरिका में यहां तक बात कैसे पहुंची और अभी किस तरह के हालात वहां पर आप देख रहे हैं? शुक्रिया रवीश। अमेरिका में जब से मैं घूम रहा हूँ, मैंने एक चीज देखी कि नाम में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, बट आज अमेरिका की स्पिरिट डिवाइडेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है। इतना पोलराइजेशन हो गया है अमेरिका में जो जिसकी कल्पना करना मुश्किल है। अमेरिका हमेशा से एक मेल्टिंग पॉट रहा है कल्चर्स का, बट अभी यहाँ कल्चर्स डिवाइडेड है। और जो अमेरिका हम देखते हैं वो न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी, वॉशिंगटन, ये अर्बन सेंटर्स का अमेरिका देखते हैं, जहाँ फिर भी अलग अलग प्रांतों के लोग और सब साथ रहते हैं। पर जब से ये जॉर्ज फ्लॉयड का किस्सा हुआ पिछले मई में, तो वायलेंस खूब हुई। अमेरिका ने इतनी लार्ज स्केल वायलेंस नहीं देखी और हर जगह लूटपाट मची, सड़कों पे उत्पात था और लोगों में इतना आक्रोश है जिसकी कोई हद नहीं। और उस वक्त कोविड भी इतना इफेक्ट नहीं कर पाया था। अब कोविड को चलते भी करीब करीब 8 महीने होने को आए हैं, लोगों की जॉब्स जा चुकी है, तो लोगों को दुकानदारों को एक फियर है। कल जब मैंने वॉशिंगटन में चेक इन किया तो पहली बात मुझे जो होटल पे कही गई कि अगले 2 दिन कोशिश करिएगा कि आप अंदर ही रहें, बाहर ना जाएं, अराजकता का माहौल है। ये आपको जब चेक इन करते हो तभी बता दिया जाता है कि 2 दिन बाहर मत निकलिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। तो एक भय का माहौल है। लोगों को ये लग रहा है कि उनके सामान को लूट लिया जाएगा। जो ट्रंप समर्थक है, ये ज्यादा से ज्यादा वो एक प्रोपेगेंडा सा लगता है कि ट्रंप समर्थक अगर आ गए सड़कों पे तो क्या होगा। ऐसी कोई थ्रेट नहीं है। पुलिस अलग अलग रिपोर्ट्स पढ़े तो पुलिस कहते हैं कोई क्रेडिबल थ्रेट नहीं है, पर लोगों में एक भय का माहौल है। पर अविनाश, एक सवाल और मैं सुन रहा हूँ वोटर सप्रेशन का, मतलब वोट देने से रोकने का। अगर हम इसे भारत के अनुभवों से तुलना करें तो जैसे किसी इलाके में दबंग खड़ा हो जाता है, मतदान केंद्र पर जाने से रोकता है, फिर वहां पर बूथ पर पहुंचकर कई तरह की मुश्किलें खड़ी कर दी जाती हैं। तो ये वोट सप्रेशन क्या है, क्या आप बता सकते हैं हमारे दर्शकों के लिए? रविश, ये बड़ी चौंकाने वाली बात है कि वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी में भी वोटर सप्रेशन होता होगा। हमारे यहाँ हमें सिर्फ एक ही दिन वोट करना होता है। जिस दिन मतदान का दिन होता है उस दिन हम जाके मतदान कर सकते हैं अपना डॉक्यूमेंट ले जाके। अमेरिका में वोटिंग 15 दिन तक चलती है। तो जो हम कल 3 तारीख की बात कर रहे हैं वो तो उसका सिर्फ कंक्लूडिंग डे होगा। यहाँ 15 दिन तक वोटिंग चलती है, जिसे लोग अर्ली वोटिंग कहते हैं। और हर एक स्टेट का अपना अलग वोटिंग लॉ होता है। हमारे यहाँ इलेक्शन कमीशन एक ही दिन से नियम बनाता है, सभी को एक तरह से वोट करना होता है। पर यहाँ पे हर राज्य का अलग अलग वोटिंग पैटर्न होता है, वोटिंग लॉज होते हैं। तो जहाँ मैं लास वेगस में, जहाँ पहले दिन वोटिंग शुरू हुई थी, अर्ली वोटिंग, तो मैं वहाँ था। वहाँ की वोटिंग प्रोसेस बहुत सरल लगी, पर बहुत लंबी कतार है। उस दिन शायद वोट डालने में 6 घंटे इंतजार करना पड़ा, पर उन्होंने बताया कोविड के लिए है। तो वहाँ बहुत सिंपल था। आप सिर्फ जाइए, अपनी गाड़ी का नंबर बताइए, वो आपका आईडी निकाल के मैच करेंगे और आपको एक कार्ड दे देंगे। आप वो कार्ड मशीन पर रखिए और अपना वोट दे के निकल जाइए। इतना सरल। तो सुन के बड़ा अच्छा लगा कि 15 दिन का समय देते हैं, कभी भी जाओ करो। और इसके ठीक विपरीत जब मैं अटलांटा पहुंचा, जॉर्जिया में, जो मार्टिन लूथर का शहर है, जहां से उन्होंने 1960 में सिविल लिबर्टी यूनियन की बात हुई, तो लोगों से मिल के बात करी तो सुनने में आया कि किस तरह सिस्टम यहाँ पे प्रोहिबिट करता है कि ब्लैक्स वोट ना डाल पाए। यहाँ पे करीब करीब 35% पॉपुलेशन ब्लैक है अटलांटा में। अब आपको अटलांटा में बताता हूँ किस तरह वोटर सप्रेशन होता है। यहाँ के लॉज बड़े डिफरेंट है। यहाँ आपको एक स्टेट आईडी होना अनिवार्य है, ड्राइविंग लाइसेंस या स्टेट आईडी। तो जो
स्टेट आईडी वो कम से कम $35 के करीब का आता है। तो लोग उतना पैसा खर्च नहीं करना चाहते कि $35 क्यों खर्च करें एक आईडी पे, पहला ये। हम्म। फिर पिछले चुनाव में यहाँ देखा गया, जब यहाँ पे रिपब्लिकन जीत के आए तो जो गवर्नर थे उन्होंने अपने हिसाब से रूल बनवाया लोकल बॉडी में कि अगर जो ब्लैक कम्युनिटी है वो संडे को अपने मास में जाती है प्रेयर के लिए चर्च, तो सारे जो भी लोकल नेबरहुड के लोग हैं वो वहाँ होंगे। तो सालों से वहाँ पे वोटिंग बूथ होता था। पिछले 2 चुनाव से उन्होंने वो वोटिंग बूथ वहाँ से हटा के वहाँ से 3 से 4 मील दूर कर दिया। तो पहले लोगों को एक सहूलियत होती थी, वहाँ गए आप अपना वोट डाल दीजिए। चूँकि यहाँ वोट देने के लिए अलग से छुट्टी नहीं मिलती हमारी तरह। हमारे यहाँ वोटिंग डे छुट्टी होता है, यहाँ छुट्टी नहीं। तो वहाँ से बूथ दूर कर दिया उन्होंने। दूसरा उन्होंने ये किया कि यूनिवर्सिटी के अंदर बूथ जो लगता था क्लासरूम में, जहाँ कोई भी सरलता से जाके वोट दे दे, वो बूथ उन्होंने हटा के यूनिवर्सिटी के पुलिस स्टेशन में कर दिया। तो एक आदमी हिचकिचाता है पुलिस स्टेशन के अंदर जाने में, स्पेशली अगर आप ब्लैक हो, आपकी आईडी मांगेंगे, 25 सवाल पूछेंगे, बेहद हैसल होगी, वो वहां जाते ही नहीं है। फिर एक और नियम उन्होंने निकाला, चूंकि मैंने आपको बताया कि यहाँ 35% ब्लैक पॉपुलेशन है, तो यहाँ ड्रग यूज और क्राइम ज्यादा है। तो उन्होंने एक नियम निकाला कि अगर आप 1 साल की कैद निकाल के आए, तो फेलेसी करके एक है इनका नियम, तो 1 साल की सजा याफ्ता व्यक्ति वोट नहीं दे सकता, उसका वोटिंग राइट डिबार हो जाता है। उसको आपको वापस से लेने के लिए एक लंबी प्रोसेस से निकलना पड़ता है, एक लीगल प्रोसीजर है। उस अकेले नियम के चलते करीब करीब 15% ब्लैक पॉपुलेशन के मेल वोटर्स वोट नहीं कर पाएंगे। फिर वो एक और देखते हैं, मान लीजिए आपने पिछले चुनाव में वोट नहीं डाला, तो लोकल अथॉरिटी को ये हक है अटलांटा में, जॉर्जिया में, कि वो आपका वोटिंग राइट रिवोक करके आपको क्वेश्चनेबल कैटेगरी में डाल दे कि भाई आपने पिछली बार वोट नहीं डाला, हमें लगता है आप वोट नहीं देंगे, आप वोट से डिबार हैं। तो इस तरह की कई छोटी छोटी सिस्टमैटिक अप्रोच होती है वोट रोकने के लिए। कतारें बढ़ाती जाती है, फॉल्टी मशीन्स भेज देंगे। तो आप सोचिए कि आपने सारी चीजों को काउंटर करके आप पहुंचे वोटिंग बूथ और वहां मशीन फॉल्टी हो गई, तो कतार, जैसे मैंने आपको कहा, 6 घंटे वोट देने के लिए खड़ा होना पड़ा। यहाँ मशीन खुद से खराब हो जाती है, वहाँ खराब मशीनें भेज दी जाती हैं ताकि लोग वोट ना दे सके। तो क्या और पर्टिकुलर एरियाज में दी जाती है जी, जहाँ खास एरिया है, खास एरिया में। तो इस अमेरिका के चुनावों की इस तरह की जो बारीकियां हैं, जो बिहार यूपी के और दूसरे राज्यों के अनुभवों से, सिर्फ बिहार यूपी में ही ऐसा नहीं होता है, सब जगह होता है, मेल खाती है। पर बिहार में आप सुन रहे होंगे यहाँ नौकरी का मुद्दा काफ़ी है। अमेरिका में भी बेरोजगारी काफ़ी बढ़ी, तो वहाँ भी क्या लोग 14 लाख, 10 लाख, 4 लाख नौकरी का वादा कर रहे हैं? यहाँ मुझे लगा अमेरिका वाले उससे थोड़ा और आगे निकल गए। अच्छा। हमारे यहाँ नौकरी जाती है तो हम आश्वासन देते हैं कि हम आपको नौकरी दे देंगे। तो करीब करीब अगर अलग अलग आंकड़े देखे जाए तो एक फैक्टर निकल के आता है कि करीब करीब 35 लाख लोगों की नौकरियां गई है रजिस्टर्ड नेशनल लेबर लॉ रजिस्टर के हिसाब से। तो वो ये नहीं कह रहे कि हम आपको नौकरी दे देंगे। उन्होंने क्या किया, जैसे राष्ट्रपति ट्रंप को लेके काफी विरोध हो रहा है कि ट्रंप की पॉलिसीज अच्छी नहीं है, यहाँ तक लोगों ने कह दिया कि हम वापस मार्टिन लूथर किंग के जमाने तक चले जाएंगे। तो उन्होंने कहा बेरोजगारों के खाते में पैसा ही सीधा डाल दो कोविड में। तो जब से कोविड चालू हुआ और जॉब्स हटी हैं, ट्रंप ने शुरुआत करी थी $600 वीकली उनके खाते में पैसे डालने की। तो उन्होंने एक $3 ट्रिलियन का पैकेज, जैसे हमारे यहाँ 20 लाख करोड़ का एक फिगर आया था कि 20 लाख करोड़ रुपए की राहत दी जाएगी, वो राहत अभी हाँ नहीं, पर यहाँ बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता दे दिया गया। एक बार सबके खाते में डाल दिया। फिर जो मेरा कोर वोटर बैंक है उनको करीब करीब आज भी प्रति हफ्ता $450 उनके खाते में आ रहे हैं। तो वो जॉब्स प्रॉमिस नहीं कर रहे, सत्ता तक वापस आ जाएं, कोई प्लान किसी डिबेट में नहीं बताएगा कि किस तरह हम आपको नई नौकरियां देंगे। डोनाल्ड ट्रंप सिर्फ ये कह रहे हैं कि अगर मैं वापस आ जाऊंगा, इकोनॉमी अच्छी रहेगी, स्टॉक मार्केट बूम करेगा और तुम्हें नौकरियां मिल जाएगी। कैसे नौकरी मिलेगी इसी तरह से अविनाश आप देखिए कि भारत में भी जनधन खाते में महिलाओं को 500 रुपये दिए गए, फिर बुजुर्गों को कुछ दिन तक पेंशन दिया गया, फिर किसानों को जो मिलता है 6,000 रुपये साल का वो दिया गया, लेकिन बेरोज़गारों को नहीं मिला। जिनकी नौकरी गई उन्हें कुछ नहीं मिला, वो फीस नहीं दे पा रहे हैं,
नौकरियां अब खत्म हो गई हैं, बेरोजगारी बेतहाशा है, तो यहाँ भी कोई प्लान नहीं है नौकरी देने का, जी, बल्कि जो किसी का सत्ता प्लान में नहीं। है वो नौकरी की मांग का मजाक उड़ा रहे हैं और दूसरी तरफ कोई बेरोजगारी भत्ता भी नहीं दे रहे हैं जिस तरह से ट्रंप ने दिया। और आप बता रहे हैं कि हर हफ्ते का $400 भी मिल जा रहा है और महीने का भी इस तरह से मिल जा रहा है, तो ये काफ़ी पैसा भी है। हाँ, चुनाव के जी। बाद नहीं मिलेगा, वो देखना पड़ेगा। पर अविनाश, और एक सवाल किसानों का भी है। जी, आप कुछ कह रहे थे, कह लीजिए। मैं ये कह रहा हूँ कि ट्रंप के बारे में जितना हम देख रहे हैं, जैसे-जैसे हम्म। आप अमेरिका के रूरल एरियाज़ में जाते हैं, देखिए उनका वोट जीतने का बहुत एक क्लियर फ़ियर फैक्टर उन्होंने किया। जिस तरह की पोलराइज़ेशन की हम बात कर रहे थे, जब हम पहले प्रश्न में थे, हम्म। ट्रंप ने ये लाइन इतनी क्लियरली डिवाइड कर दी है कि या तो आप मेरे साथ हो या नहीं हो। एक और हम्म। जो सिमिलैरिटी आती है कि ट्रंप कैंपेन पे अगर आप रजिस्टर होते हैं, तो जो पहला हम्म। मैसेज आता है, वो लिखता है, "आई वांट टू हियर फ्रॉम अ पेट्रियट।" हम्म। तो अगर आप ट्रंप के साथ हैं या उनको सपोर्ट कर रहे हैं, तो आप पेट्रियट हैं, आप देशभक्त हैं, अन्यथा नहीं। हम्म। तो ये भी वो। बिल्कुल जैसा हम हमारे यहाँ पे देखते हैं कि अगर आप सरकार को प्रश्न कर रहे हैं, तो हम्म। आपके पेट्रियोटिज़्म या नेशनलिज़्म पे सवाल है। तो शक ये किया बिल्कुल जाता है। एक मतलब मुझे अमेरिका में ये उम्मीद नहीं थी कि इस तरह का डिवाइसिव कैंपेन जाएगा। हम्म। चाइना को उन्होंने इतना बड़ा मुद्दा बना दिया है कि हम्म। हमारे यहाँ जैसे पाकिस्तान चुनावों के टाइम बहुत बड़ा मुद्दा होता है, वैसे अभी चाइना है। एक चीज़ बताइए अविनाश, कि आपने काफ़ी ग्रामीण इलाकों का दौरा किया है, तो वहाँ किसानों की परेशानियाँ या मुद्दे क्या हैं? क्या वहाँ तो न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं है, तो क्या उससे, जैसे देवेंद्र शर्मा यहाँ लिखते हैं कि इसके बाद भी अमेरिकी किसानों की हालत बहुत ख़राब हुई है, उन पर बहुत दबाव रहता है, तो उन किसानों की मांगों को आपने कैसे समझा? अ, जी बिल्कुल, देवेंद्र जी बिल्कुल सही लिखते हैं और जैसे हम कहते हैं भारत एक कृषि प्रधान देश है, किसी ज़माने में अमेरिका हुआ करता था। आज से 85 साल पहले अगर देखें तो करीब 70 लाख अमेरिकी लोग खेती से हम्म। जुड़े थे। आज वो हम्म। आंकड़ा घट के केवल 20 लाख पे आ गया है। हम्म। तो केवल 3% इनकी जो वोटर स्ट्रेंथ भी उनकी 3% है और लेबर में वो 2.6% की लेबर फोर्स है। तो हम्म। जब 2.5% के करीब जनता आपके पूरे देश का भरण-पोषण करती है, तो आंकड़ा पन्नों पे लगता है कि उनका जीवन अच्छे से चल रहा होगा। पर जब हम्म। मैंने किसानों से बात की, तो उन्होंने कहा कि पिछले 3 साल से हम्म। बाकी जो हमारी हालत पहले से बुरी थी, वो थी। ये जो हम्म। चाइना के साथ ट्रेड वॉर चल रहा है, उसकी सबसे बड़ी कैज़ुअल्टी हम हैं। तो हम्म। यहाँ पे भी किसान को फ्री राइट है कि वो कहीं पे भी जाके अपना सामान बेच ले और जितना उनसे मैंने जाना, तो उन्होंने कहा कि ये सुनने में कॉन्सेप्ट अच्छा लगता है, परंतु कुछ कॉर्पोरेट घरानों में या कुछ कॉर्पोरेट्स के हाथ में ही हमारी खेती का बिज़नेस है। तो जो हमारे यहाँ पे एक नियम लाने की कोशिश की जा रही है कि आप कहीं पे भी जाके अपना अनाज बेच पाएँगे, आपकी स्थिति सुधरेगी, वो अमेरिका में हो रहा है। उसका हम्म। फॉलआउट ये रहा कि इतने सालों में जो लोग खेती करते थे, उससे वो खेती से हट गए। और आज भी हम्म। एक आम अमेरिकी किसान जिसके पास 10 एकड़ के करीब ज़मीन है, वो हम्म। $50,000 से कम कमा रहा है, जो कि यहाँ पे एक अ, मिडल क्लास से भी नीचे वाली स्थिति में आ जाता है। तो मतलब वो सोचिए आप 10 एमएसपी एक से फ्री करने का, फ्री बाजार में उसको धकेलने से उसको कोई फायदा नहीं हुआ, वो कोई नहीं, गरीब ही वो कह रहा हुआ। है वो गरीब ही हुआ और यहाँ की खेती जो है, अपनी खेती लेबर इंटेंसिव है। लोग हाथ से मेहनत हम्म। करके अभी भी खेती करते हैं। यहाँ पे आपको इक्विपमेंट से करना पड़ता है। खेत बड़े-बड़े हैं पर लोग नहीं हैं। उसके बाद भी ये हमें हाल है किसानों का, हाँ? उसके बाद भी कम बुरा लोग हाल है हैं, और ज़्यादा उससे ज़मीन वो है, कहते ज़्यादा आबादी को केटर कर रहे हैं, खिला रहे हैं, लेकिन तब भी उनके पास पैसा नहीं आ रहा है। उनके पास पैसा नहीं हम्म। है रवीश और 2017 से जब से ये ट्रेड वॉर शुरू किया डोनाल्ड ट्रंप ने चाइना के साथ, तो हम्म। चाइना ने बहुत सोची-समझी स्ट्रैटेजी के तहत उनके एक्सपोर्ट्स बंद कर दिए। तो कपास, कॉर्न और चमड़ा वो सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करते थे। तो उनका था कि हम्म। किसानों ने ट्रंप को वोट दिया है, तो हम अगर इन पे दबाव बनाएँगे तो शायद ट्रंप थोड़े ईज़ आउट हो जाएँ। तो ट्रंप ने हम्म। उसका कोई इलाज नहीं निकाला। तो मैंने उनसे पूछा आपका इतना नुकसान? तो उन्होंने कहा हमारी सब्सिडीज़ बढ़ा दी गई। तो जो उनको हम्म। 11 बिलियन की सब्सिडी मिलती थी, वो हम्म। अब 36 बिलियन की हो गई। 3 साल में 3 गुना बढ़ा दी ट्रंप ने। ये सब पर ये जानकारियां सिर्फ यहाँ के किसानों को नहीं मिलती हैं, कि उन्हें पता नहीं चलता कि उनके साथ क्या हो रहा है। देखिए, ट्रम्प किसानों में अपना आधार ना खो जाए इसलिए सब्सिडी को 3 गुना बढ़ा देते हैं, और जी, यहाँ बिल्कुल। सिर्फ 2,000 रुपये देकर काम चला लिया जाता है, और फिर उन्हें मुक्त बाजार का सपना बेचा जाता है कि आप ज़्यादा कमाएंगे,
और आप अमेरिका के गांवों में घूमते हुए किसानों से मिलते हुए ये अनुभव प्राप्त कर रहे हैं कि कम किसान हैं, ज़्यादा ज़मीन है, उनके पास मशीनें हैं, सारी टेक्नोलॉजी है, इसके बाद भी उन्हें उपज का दाम नहीं मिल रहा है, बाजार नहीं मिल रहा है और वो गरीब हो रहे हैं और सब्सिडी पर जिंदा हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अविनाश जानकारी देने के लिए। हार और जीत से अलग सारी चुनावी जो नज़रिया है या सवाल जवाब इसी पर ख़त्म हो जाते हैं कि कौन जीतेगा। हमने ये सवाल जवाब वहाँ की जनता पर छोड़ दिया है। आपसे यही जानने का प्रयास किया कि आप अमेरिका को किस तरह से देख रहे हैं, वहाँ किस तरह से मतदाताओं को परेशान किया जाता है, नतीजों से लोग कैसे डरे हुए हैं और किसानों के अनुभव क्या हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अविनाश हमसे बातचीत करने के लिए। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे उन लोगों के लिए जो हमारे खिलाड़ियों को ट्रेनिंग देते हैं लेकिन इस वक्त अपनी मेहनत की कमाई के लिए तरस रहे हैं, सरकार की तरफ देख रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं। उत्तर प्रदेश की एक कहानी है, ब्रेक के बाद। जिनके प्रशिक्षण के हुनर से प्रदेश और देश में मेडल के सपने सरकार और खिलाड़ी देखते हैं, वही हाथ आज उत्तर प्रदेश में समोसे बना रहे हैं, पकौड़े बेच रहे हैं और मजदूरी कर अपना पेट पाल रहे हैं। संविदा पर कॉन्ट्रैक्ट पर प्रशिक्षण देने वाले तकरीबन 450 कोच को लॉकडाउन के बाद से यानी तकरीबन 8 महीने से ना तो तनख्वाह दी गई है और ना ही उनके कॉन्ट्रैक्ट को बढ़ाया गया है। ऐसे में जहां एक तरफ इन प्रशिक्षकों के लिए रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है, वहीं दूसरी तरफ खिलाड़ी भी प्रशिक्षण से वंचित हो रहे हैं। इस मामले में ये लोग लगातार अपनी आवाज उठा रहे हैं, लेकिन सुनता कौन है? अजय सिंह की ये रिपोर्ट। स्ट्रीट लाइट के फ्यूज के कटआउट को ठीक कर रहे अनिरुद्ध पेशे से बिजली मिस्त्री नहीं है। वो खो खो के नेशनल खिलाड़ी रहे, 2008 से खो खो के प्रशिक्षक हैं। अपने हुनर और लगन से अनिरुद्ध ने कई राष्ट्रीय खिलाड़ी तैयार किए हैं, लेकिन लॉकडाउन के बाद से प्रशिक्षण बंद है और सरकार ने भी बीते 8 महीने से उनका मानदेय नहीं दिया है। ऐसे में अब वो ठेकेदार के यहाँ दिहाड़ी पर बिजली का काम करने को मजबूर हैं। इस गवर्नमेंट को ये नहीं पता है कि जो इस कोच से 10 महीने के लिए हमको संविदा पर कोच रखता है और हमसे उम्मीद करता है कि मैं हर साल इसको नेशनल लेवल का खिलाड़ी दूं, और मैंने दिया भी है और मैं आज दिहाड़ी पे काम कर रहा हूं। अनिरुद्ध की तरह ही लखनऊ में पकौड़ा टिकिया बेचने को मजबूर ये हैं शत्रुघ्न लाल, पावर लिफ्टिंग के कोच। उधर बाराबंकी में तीरंदाजी के प्रशिक्षक महेंद्र प्रताप सिंह समोसे बेच रहे हैं और ये हैं खेल मंत्री उपेंद्र तिवारी के गृह जनपद बलिया में ईंटा गारा बालू ढोकर मजदूरी कर रहे खेल प्रशिक्षक श्याम जी। लॉकडाउन के बाद इन सभी खेल प्रशिक्षकों का मानदेय बंद है। मजबूरी में जो काम मिला वो कर रहे हैं, सरकार को उनकी कोई सुध नहीं। हम लोग की सबसे बड़ी समस्या ये है कि हम लोगों को अभी तक कोई पैसा नहीं मिला है 25 मार्च के बाद से, और आज तक जो है हम लोग का परिवार इस स्थिति में पहुंच चुका है कि अब हम लोग अगर नहीं कुछ कर पाएंगे तो हमारे बाल बच्चे अब जो है आत्मदाह करने पर मजबूर हो जाएंगे। वाराणसी के सिगरा स्टेडियम के गेट के बाहर खड़े इन प्रशिक्षकों के चेहरे से ही उनकी मुश्किल झलक रही है। अब तो चिंता इस बात की भी है कि सरकार खेल प्रशिक्षकों के चयन में भी ठेके की व्यवस्था करने जा रही है, जिससे इनकी रही सही उम्मीदें भी खत्म होती दिख रही है। पहले तो विभाग हमारा स्वयं इसका ट्रायल लेता था और नियुक्त करता था अपने अपने प्रशिक्षकों को। अब सुनने में आया कि इसको जेम पोर्टल के द्वारा प्रशिक्षकों को नियुक्त किया जाएगा, जो कि आउटसोर्सिंग कहा जाता है। ये एक तरह से ठेकेदारी प्रथा शुरू होने जा रही है, ताकि कोई ठेकेदार किसको रखेगा वो निर्णय लेगा। अब वो भी आप जानते हैं कि जब भी कोई ठेकेदार रखता है तो अपने शर्तों पर रखता है, और उसका शर्त ये होगा कि हम न्यूनतम कितने पे कार्य कर सकते हैं। कोच उपलब्ध न होने से राज्य और राष्ट्रीय स्तर की तैयारी करने वाले खिलाड़ी भी परेशान हैं। और सबसे बड़ी दिक्कत हम लोग को प्रैक्टिस में हो रही है, वो टीचर हम लोग को अवेलेबल नहीं है। और मेरा इंटरनेशनल पार्टिसिपेशन था, अब उसमें मेडल आने के चांसेस थे, लेकिन अब 8 महीने लॉकडाउन होने के कारण मेरा प्रैक्टिस छूट चुका है।
अपने से खुद से करने पर सही से मालूम नहीं चला किस तरीके से प्रैक्टिस किया जाए और इसके कारण बहुत तकलीफ हो रहा है हम लोग को। कोचेज वगैरह का क्या समस्या है? सर कोच की बात, सर कोचेज तो सबसे बड़ी कोचेज नहीं आ रहे हैं, ट्रेनिंग नहीं हो पा रही है सर। कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले खेल प्रशिक्षकों की समस्या पर अब उत्तर प्रदेश के खेल निदेशक की मजबूरी सुनिए। ये जो मानदेय पे प्रशिक्षक रहते हैं वो अलग अलग ग्रुप के रखते हैं, उसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर NIS होते हैं और जो स्टेट प्लेयर होते हैं, जूनियर इंडिया खेले होते हैं। इनको हमको समय समय पे जहां ज़रूरत पड़ती है विभिन्न जिलों में हम खिलाड़ियों की उपस्थिति के आधार पे रखते हैं। सरकार जब खेल प्रशिक्षकों से 10 महीने का करार करती है तो उसमें एक कालम ये भी होता है कि वो इस दरमियान कोई दूसरा काम नहीं करेंगे। प्रशिक्षक अपने इस करार पर तो डटे रहे, लेकिन सरकार पेमेंट देने में खरी नहीं उतरी। उत्तर प्रदेश के खेल के मैदान में परमानेंट कोचेस की कमी तो शुरू से रही, लेकिन इन दिनों एडहॉक कोचेज भी मैदान से बाहर हैं। ऐसे में उत्तर प्रदेश के खेल और खिलाड़ियों का हाल क्या होगा, इसे आप बेहतर समझ सकते हैं। दिल्ली से विमल मोहन, लखनऊ से राजेश गुप्ता और वाराणसी से पुरुषोत्तम के साथ अजय सिंह, NDTV इंडिया।